नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेज में स्वागत है। मैं प्रमीला। जो इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी वो आज हमारी 42वें नंबर की क्लास रहेगी। इंडियन पॉलिटी को लेके जो हमारी सीरीज चल रही थी वो आज हमारी 42वें नंबर की क्लास रहेगी। और कल जो हमने भाग 9 कंप्लीट कर लिए हैं, भाग 9 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक बार मैं 5 मिनट रिवीजन दे देती हूँ भाग 9 तक। उसके बाद है हम भाग 10, 11 और 12 करेंगे भी। तो भाग है फर्स्ट में हमने जिक्र किया था संघ और उसके राज्यों का जिक्र किया जो आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में जिक्र किया नागरिकता का जो आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो आर्टिकल है 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल है 36 से 51। भाग है 5 में संघ सरकार का जिक्र है जो आर्टिकल 52 से 151। भाग 6 में राज्य सरकार का जिक्र है जो आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक। भाग 7 में जिक्र किया था हमने भाग है 7 जो निरस्त कर दिया गया है, अनुसूची खंड है ख को जो निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में जिक्र किया था हमने संघ राज्य क्षेत्र का यूटी का जिक्र किया था। भाग 9 में हमने जिक्र किया था पंचायत का भी। भाग 9 क में नगर पालिका भी और भाग 9 है ख में सहकारी समितियां। आज हम करेंगे 10 भी। तो सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे। और अब पढ़ रहे हैं हम इंडियन पॉलिटी जो हमारी क्लास रहेगी 42वें नंबर की क्लास रहेगी। और आज हम भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जिक्र है भी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जिक्र है जो आर्टिकल है 244 से 244 क तक है भी। आर्टिकल है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी, एससी और एसटी का भी। एससी अगर पूछे भी एससी लोग है वो सबसे ज्यादा भारत में एससी है। एससी सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? अनुसूचित जातियाँ भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? यूपी में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं भी एससी में। और परसेंटाइल में पूछे तो पंजाब में सबसे ज़्यादा रहते हैं भी। ये ध्यान रखना, एससी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अगर जाति पूछे तो यूपी में ज़्यादा रहती है भी अनुसूचित जातियाँ। अगर परसेंटाइल में पूछे तो पंजाब में सबसे ज़्यादा रहती हैं। इसी तरीके से एसटी जो है एसटी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। परसेंटाइल में मिजोरम में सबसे ज़्यादा रहते हैं भी। परसेंटाइल में पूछे तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये ध्यान रखना भी। एससी और एसटी जो अनुसूचित जातियों का वर्णन है वो किस में है भी? वो आर्टिकल है 244 से 244 है कै भी। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें भाग 11 भी, भाग 11 भी जो संघ और राज्यों के बीच संबंध भी। संघ है और राज्यों के बीच है, सेंटर और जो स्टेट के बीच रिलेशनशिप है वो हमने आर्टिकल जो 245 से 263 तक उनका वर्णन है हम 2 भागों में पढ़ेंगे। अध्याय 1 में है विधायी संबंध जो कानूनी संबंध है वो आर्टिकल 245 से 255 तक है भी। आर्टिकल है विधायी जो संबंध है, कानूनी जो संबंध है संघ और राज्यों के बीच है वो जो आर्टिकल है 245 से 55 तक है। अध्याय सेकंड में प्रशासनिक संबंध भी, संबंध है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशनशिप है वो आर्टिकल 256 से 263 है भी। आर्टिकल है 256 से 263 है। पूछ सकता है भी संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे हैं? विधायी संबंध जो 245 से 55 है और प्रशासनिक संबंध है 256 से 263 भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम भाग करेंगे नेक्स्ट भी, भाग है 12 भी, भाग जो 12 है। भाग 12 में जो जिक्र है भी, भाग 12 में किसका जिक्र है? वित्त का जिक्र है, संपत्ति का जिक्र है, संविदाएं जो जिक्र है भी, कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं भी, संविदाएं का जिक्र है और बातें भी, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑफ ए लीजिस्लेशन आर्टिकल है 264 से ये 300A तक है भी। भाग 12 जो है उसका आर्टिकल 264 से 300A तक है जिसमें हमें वित्त आयोग करेंगे, संपत्ति का अधिकार भी
और जो कॉन्ट्रैक्ट्स और जो फाइनेंस से संबंधित है वो सभी जिक्र किसमें अभी भाग नंबर 12 में है। इसके अध्याय बांटे मैंने जैसे भी अध्याय जो दे रखे हैं भी अध्याय 1 में जिक्र है भी वित्त का, फाइनेंस का जिक्र है। जो आर्टिकल है आर्टिकल 264 से 292 तक है भी, आर्टिकल 264 से 292 तक है, जिसको वित्त आयोग भी, वित्त आयोग की अगर बात करें भी मैंने नीचे लिखा भी है वित्त आयोग अगर पूछे, पहले अध्याय कर लेते हैं फिर भी कंप्लीट वित्त आयोग कर लेंगे जो मैंने पूरा लिख रखा है। और जहां से क्वेश्चन आता है भी भाग है जो भाग 12 है उसमें अध्याय 1 में वित्त का जिक्र है जो आर्टिकल 264 से 291 है। अध्याय सेकंड में ऋण लेना भी इसका जिक्र है, आर्टिकल है 292 से 293 जिक्र है भी ऋण लेना जो आर्टिकल 292 से 293 है। अध्याय 3 में संपत्ति का जिक्र है भी, संविदाएं कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र है, अधिकारों का जिक्र है, बाध्यताएं हैं और बाध्य हैं उन सभी का जिक्र है भी जो आर्टिकल है 294 से 300 तक भी, 294 से 300 तक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संपत्ति प्रॉपर्टीज भी और कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स और जो बाध्य हैं उन सभी का जिक्र है वो अध्याय 3 में जिक्र किया गया है। 294 से 300 तक है आर्टिकल में वर्णन है भी। उसके अगर बात करें अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार भी, अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है जो आर्टिकल 300 ए बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसका क्वेश्चन पूछा जाता है भी संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार था भी, ये पहले 6 नंबर का मौलिक अधिकार था भी, 6 नंबर का मौलिक अधिकार था भी। इसे 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ उसके तहत इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया भी, कानूनी अधिकार दे दिया गया, ये ध्यान रखना भी, कानूनी अधिकार दे दिया गया। 44वें संविधान है संशोधन के तहत 1978 में हुआ, किसको भी संपत्ति के अधिकार, पहले मौलिक अधिकार था भी जो आर्टिकल है 6 नंबर आर्टिकल है। ये मौलिक अधिकारों में अगर भाग करें आर्टिकल ये 31 में इसका वर्णन था भी, आर्टिकल 31 में इसका वर्णन था, ये ध्यान रखना। वहां से हटा के उसे पहले मौलिक अधिकार 7 थे भी और वर्तमान में 6 हैं। तो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार खत्म करके उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया है जो आर्टिकल है 300 ए में जोड़ा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है पूछा गया है। उसके बाद अगर आप बात करें वित्त आयोग से भी क्वेश्चन आता ही है। वित्त आयोग का जिक्र है वो अध्याय 1 में जिक्र किया गया है जो आर्टिकल 264 से 291 है भी। उसमें अगर वित्त आयोग है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी वित्त आयोग का वर्णन है वो आर्टिकल 280 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी। वित्त आयोग का जिक्र है वो किस आर्टिकल में वर्णन है भी, 280 में है। और वित्त आयोग है भी कैसी बॉडी है, ये संवैधानिक बॉडी है भी, संविधान में इसका जिक्र किया गया है भी। वित्त आयोग है कैसी बॉडी है, ये संवैधानिक है, आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है। और इसकी नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति जो है, इनके अध्यक्ष जो होते हैं भी, इनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति करता है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में पढ़ा था भी। जो राष्ट्रपति हैं वो वित्त आयोग के जो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के तहत करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भी। और वित्त आयोग का जिक्र आता है, वित्त आयोग का जिक्र है वो आर्टिकल है 280 में है। और इसके मेंबर की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना भी, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद है इसमें एक मुख्य मेंबर होता है, 4 अन्य मेंबर होते हैं भी। इसमें एक मुख्य मेंबर होता है, 4 अन्य मेंबर होते हैं। अगर इसकी बात करें भी इनकी योग्यताएं के लिए भी, वित्त आयोग का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए भी, भारत का नागरिक होना चाहिए। और उनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है भी, कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। और 65 वर्ष की आयु तक होता है भी। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है वैसे इनका होता है भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की आयु तक होता है भी। पॉइंट 3 में लिखा है भी वह हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो भी, हाई कोर्ट का जो जज बनने की योग्यता रखता हो। और
सीएजी बनने की भी योग्यता रखता हो, या तो वो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, या सीएजी भी कंट्रोलर है जो अटॉर्नी जनरल है भी उसकी बनने की योग्यता रखता हो, जो हमने आर्टिकल है 148 से 151 तक है किया था भी। जो सीएजी भी कमेंट में जरूर लिखे वर्तमान में भारत का सीएजी कौन है भी, कमेंट में लिखें भी वर्तमान में भारत का सीएजी कौन है भी। उसके बाद अगर बात करें, वह प्रशासन वह वित्त की अच्छी जानकारी रखता हो, वह प्रशासन वह वित्त की अच्छी जानकारी रखता हो और वह अच्छा अर्थशास्त्री हो भी। वह वित्त है, वह प्रशासन और वित्त है कि जो अच्छी जानकारी रखता हो और वह अच्छा अर्थशास्त्री हो भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वित्त आयोग का जो मेंबर होता है, वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 280 में आर्टिकल में वर्णन है वित्त आयोग का। ये कैसी बॉडी है? संवैधानिक बॉडी है भी, और है आर्टिकल 280 के तहत है इनके मेंबर की नियुक्ति करता है भी राष्ट्रपति करता है। इसमें एक मुख्य और 4 अन्य मेंबर होते हैं। और इसमें जो इसकी जो योग्यता के लिए वित्त आयोग का जो मेंबर बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 65 वर्ष की आयु तक होते हैं भी, और वह हाई कोर्ट का या सीएजी बनने की योग्यता रखता हो, और वह प्रशासन और वित्त आयोग की उसे अच्छी जानकारी और वह अच्छा अर्थशास्त्री भी हो। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भी। उसके बाद है वित्त आयोग के कार्य भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वित्त आयोग के क्या कार्य होते हैं? वित्त आयोग के कार्य है, फर्स्ट भी वित्त आयोग जो है इसका जो काम होता है भी केंद्र है और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच है धन का बंटवारा करना भी। केंद्र और राज्य के बीच है धन का बंटवारा करना। सेंट्रल सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो धन का बंटवारा होता है वो कौन करता है भी? वित्त आयोग करता है। उसके बाद है इसका काम है राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना भी। इनका जो काम है भी राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए भी इनके कार्यों से संबंधित। नेक्स्ट अभी थर्ड है, इसका काम है आकस्मिक निधि और संचित निधि में पैसे बांटना भी। आकस्मिक निधि और संचित निधि में पैसे बांटता है भी। जो आकस्मिक निधि जो आर्टिकल हमने आर्टिकल 267 में पढ़ते हैं भी, आर्टिकल है 267 है, और संचित निधि जो आर्टिकल हमें 266 में इसका वर्णन है भी। और जिनमें पैसे बांटने का जो है अधिकार है वो वित्त आयोग बांटता है भी। आकस्मिक निधि से पैसे निकलवाने हो तो राष्ट्रपति के द्वारा निकाले जाते हैं भी, राष्ट्रपति की सलाह पर निकाले जाते हैं। और संचित निधि से पैसे निकालने हो तो संसद की सहायता से निकाले जाते हैं। संसद में ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और आकस्मिक निधि भी जो आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति की सलाह पर निकाले जाते हैं। संचित निधि से जो वेतन भत्ते हैं वो दिए जाते हैं। आकस्मिक निधि जो अगर है किसी भी क्षेत्र में भारत के अगर कोई तूफान अकाल जो पड़ जाए तो उनके लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो आकस्मिक निधि से दी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब क्वेश्चन बनता है भी जो बहुत बार पूछा गया है भी, वित्त जो है यहां बता देती हूँ, अगर पूछ लेता है भी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वें नंबर का वित्त आयोग चल रहा है भी। वर्तमान में जो चल रहा है वो 15वें नंबर का वित्त आयोग चल रहा है भी। और इसके जो अध्यक्ष है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो अनके सिंह है भी। अनके सिंह है भी, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है भी जो अनके सिंह है। और 15वें वित्त आयोग का जो टाइम पीरियड रहेगा भी ये 2021 से 2026 तक रहेगा भी। इनका टाइम पीरियड है 2020 से 26 तक रहेगा भी। 2020 से 26 तक रहेगा, क्योंकि कोरोना काल की वजह से इनका टाइम पीरियड 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। पहले इनका टाइम पीरियड मैंने बताया 5 साल का होता है वित्त आयोग का, परंतु कोरोना काल की वजह से इनका टाइम जो है 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ये 2020 से 26 तक रहेगा 15वां वित्त आयोग। और 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं भी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं। 16वें जो वर्तमान में कर लिए गए हैं भी, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है जो अरविंद पंगड़िया को नियुक्त किया है भी। अरविंद पंगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है भी। और कमेंट में जरूर बताएं भी अरविंद पंगड़िया है पहले वह किस आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं भी। तो ये ध्यान रखना भी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है जो अरविंद पंगड़िया चुन लिए गए हैं, ये वर्तमान में इसकी नियुक्ति की गई है।
15वें वित्त आयोग के जो वर्तमान में चल रहा है अभी, जो 2020 से 26 तक चलेगा, और इसके जो अध्यक्ष मोहन के सिंह है। और फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे, फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष भी यही लिख रही हूं, फर्स्ट है वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे, फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष भी केसी नियोगी है भी, केसी नियोगी है भी, केसी नियोगी है भी, ध्यान रखना, केसी नियोगी है भी, ये रेड पेन से ध्यान रखना भी, केसी नियोगी है। फर्स्ट वित्त आयोग अभी तक 15वां वित्त आयोग चल रहा है अभी, इससे पहले 14 हो चुके हैं। फर्स्ट वित्त आयोग जो है उसका जो अध्यक्ष था वो केसी नियोगी था। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो चल रहा है उसका अनके सिंह है, और 16वां वित्त आयोग जो आएगा उसका अध्यक्ष है अरविंद पंगड़िया को चुन लिया गया है अभी। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन है आता ही आता है भी। हमने आज भाग हमने 10 कर लिया, 11 कर लिया और 12 कर लिया अभी। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बातें बताई हैं, इसके साथ कई बार भाग पूछ लेता है, तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए। ये भाग है 10 में जिक्र है एससी और एसटी का जिक्र है भी, जो आर्टिकल 244 से 244 है ए तक है। और भाग है 11 में जिक्र है संघ और राज्यों के बीच संबंध भी, जो विधायी जो कानूनी संबंध है वो 245 से 55 आर्टिकल है, और प्रशासनिक संबंध है वो 256 से 263 है भी। और भाग 12 में वित्त, संपत्ति और समुदाय और जो वाद्य हैं उनका जिक्र है आर्टिकल 264 से 300 ए तक है भी। अध्याय मैंने बांट दी हैं, अध्याय जो लिखे हुए हैं भी। फर्स्ट अध्याय में जो वित्त आयोग का जिक्र किया गया जो आर्टिकल 264 से 291 है भी। वित्त आयोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऋण लेना भी इसका जो है 292 से 93 जिक्र है, और संपत्ति और बाध्य अधिकार जो है वो आर्टिकल है 294 से 300 तक है भी। और संपत्ति का अधिकार भी जो पहले ये मौलिक अधिकार था आर्टिकल है, जो छठा मौलिक अधिकार था भी आर्टिकल 31 में जिक्र था, और इसको वहां से समाप्त करके 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार से समाप्त करके इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया, जो आर्टिकल 300 ए में प्लस किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वित्त आयोग जिनका आर्टिकल है 280 में बंधन है, और इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता भी आर्टिकल 280 के तहत। इसमें जो मेंबर होते हैं एक मुख्य होता है, 4 अन्य होते हैं भी, और जो उनकी योग्यताएं हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, 65 वर्ष से आयु कम होनी चाहिए, 5 वर्ष उनका कार्यकाल होता है, और वह हाईकोर्ट या सीएसजी बनने की योग्यता रखता हो, प्रशासन व वित्त का अच्छा जानकार हो, और वह अच्छा अर्थशास्त्री हो भी। उनका कार्य है भी सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो है, सेंट्रल सरकार और राज्यों के बीच में धन का बंटवारा करना, और राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना, और जो है इसका काम है भी आकस्मिक निधि और संचित निधि में पैसे का बंटवारा करना। अभी तक 15वां वित्त आयोग चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनका टाइम पीरियड है 2020 से 26 तक रहेगा। 5 साल का होता है। 26 क्यों किया गया? क्योंकि कोरोना काल की वजह से जो 15वें वित्त आयोग का टाइम पीरियड 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड किया गया है। तो ये मेरी क्लास थी। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक कमेंट जरूर किया करो भी, और थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।